ये ममता कालिया जो सीलिया नामक कहानी की कहानीकार है, उन्होंने इस कहानी के अंतर्गत बूढ़े माता पिता की संतान जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो किस तरह से उन्हें छोड़कर चली जाती है और उनके प्रति कोई ध्यान नहीं देती, और वो अपने परिवार में, इकाई परिवार में अपने हमारे दो वाली मानसिकता से किस प्रकार से आज़ाद होकर जीवन निर्वाह करना चाहते हैं और माता पिता को दूर कर देते हैं। ना उनकी सेवा करने जाते हैं, ना उनको हमारे घर लाकर सेवा करते हैं। ऐसी स्थिति में माता पिता अकेले पड़ जाते हैं और उनकी कोई देख रेख करने वाला नहीं होता है, और यही कारण है कि आज समाज में ओल्ड एज होम्स कायम हो रहे हैं। तो ये जो है हमारे समाज की बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति है, एक विडंबना है। और इस स्थिति पर विजय पाने के लिए भारतीय समाज में पारिवारिक मूल्यों को बचाने के लिए पारिवारिक मूल्यों का पाठ पढ़ाने की आवश्यकता को ममता कालिया जी इस पाठ के द्वारा, इस कहानी के द्वारा प्रस्तुत कर रही है। हमारा भारतीय समाज समष्टि परिवार के लिए बहुत ज़्यादा माना जाता है, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और आदर के साथ याद किया जाता है। विश्व स्तर पर भारतीय समाज में समष्टि परिवार का गुणगान किया जाता है। यहाँ का जो हमारा पुराना समाज है उसमें सारे लोग इकट्ठे एक जगह रहकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। परिवार के जो मुखिया होते हैं, पिताजी, और उनका ही आदेश पूरे परिवार में चलता है, और परिवार के सारे सदस्य यानी मुखिया की पत्नी, उनके बच्चे और उनके बच्चों का अगर विवाह हो गया तो उनकी पत्नियां यानी मुखिया की बहुएं और उनके बच्चे, यह सारे के सारे एक जगह जब होती है, ये मुखिया का आदेश का पालन वो करते हैं और उनका आदर और सम्मान भी करते हैं, और उनके बुढ़ापे में उनकी सेवा शुश्रूषा भी करते हैं। ये हमारे भारतीय समाज की एक सबसे महान जो है खूबी है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से, विदेशी सभ्यता की प्रभाव से, जहाँ पर वो विदेश में जो है इस प्रकार बूढ़ों को रोड पर छोड़ दिया जाता है, अकेले उनकी सेवा नहीं की जाती है और उन्हें ओल्ड एज होम में डाल दिया जाता है और आज़ाद ज़िंदगी, इकाई परिवार की ज़िंदगी गुजारी जाती है। वैसे सभ्यता का प्रभाव ग्रहण करके हमारे देश में भी ऐसी स्थिति आज आ चुकी है। आज हमारे देश में भी यही स्थिति आ चुकी है। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बूढ़े पति पत्नी अपने घर में स्वयं दोनों ही रहते हैं और एक की सेवा दूसरे करते हैं। अगर एक को कुछ हो जाता है तो दूसरा परेशान हो जाता है, और ऐसी स्थिति में जब वो ज़्यादा परेशान, बीमार हो जाते हैं, परेशान होते हैं, तो उनकी संतान को बुलाने पर भी बहुत देर से वो घर को पहुंचते हैं। कुछ संतान तो ऐसी भी है कि मृत्यु के बाद घर को पहुंचती है, बूढ़े माँ बाप की मृत्यु के बाद घर पहुंचती है। कुछ संतान है समाचार पाने के 4 दिनों के बाद आती है। कुछ संतान है कि समाचार पहुंचते ही तुरंत माता पिता के पास आ जाती है। इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो ये जो कैटेगरी इसमें बताई गई है, ये कैटेगरी में ये जो संतान है वो 4 दिन के बाद घर पहुंचती है, माता के गिर जाने के बाद, क्योंकि बेचारी ज़्यादा उम्र वाली है, बूढ़ी है, और वो बाथरूम में अपना पैर फिसल गया तो गिर गई, और गिरने के बाद जब वो बेहोश हो गई तो उसे दवाखाने में भर्ती करवाया गया। तो उसके बाद उनकी संतान जो है, वो जो लड़कियां थी उनको भी सूचना दी गई, और जो लड़का था उसको भी ये बता दिया गया कि माँ का जो है इस तरह से गिरने के कारण बेहोश हो गए हैं, कोमा में चले गए हैं। तो पुत्रियाँ तो पहले आ जाती है, लेकिन पुत्र 4 दिन के बाद आता है। तो ये बेचारी माँ गिरने के बाद होश खो देती है, और जब थोड़ा उसको बात करने का मौका मिलता है तो वो अपने बेटे को ही याद करती है। तो ये स्थिति जो है बूढ़े माँ बाप की है, इसके अंतर्गत ममता कालिया जी बताने का प्रयास कर रहे हैं। कालिया जी के बारे में, ममता कालिया जी के बारे में मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद उनकी जो कहानी है उस पर हम आएंगे। प्रस्तुत कहानी सेवा की लेखिका का जन्म सन 1940 नवंबर 2 को वृंदावन में हुआ था। उनके पिता विद्याभूषण अग्रवाल बड़े विद्वान थे। उन्हीं का प्रभाव ममता जी पर पड़ा। समकालीन लेखिकाओं में वे प्रभाव संपन्न साहित्यकार हैं।
उनके पाठ, उनके 8 उपन्यास, 4 कविता संग्रह प्रसिद्ध है। कितने उपन्यास है? 8 उपन्यास है इनके और 4 कविता संग्रह प्रसिद्ध है। और उनका कल परसों के बरसों या संस्मरण भी प्रसिद्ध है। एक संस्मरण उनका कल परसों के बरसों, ये संस्मरण बहुत प्रसिद्ध हुआ। ममता कालिया की रचनाओं में हमारे भारतीय समाज में मध्यवर्गीय नारी की पीड़ा और सामान्य जीवन के अनुभव हमको दिखाई देते हैं। तो इनकी रचनाओं में मूलतः नारी की जो वेदना संवेदना है उसकी समस्याएं हैं, क्योंकि स्वयं ममता कालिया एक नारी है, तो नारी ही नारी के संवेदनाओं को, वेदनाओं को और उसकी समस्याओं को भली भांति समझ सकती है। और ये समझते हुए नारी के सारे समस्याओं को अपने पाठों के द्वारा, अपने लेखों के द्वारा, अपनी कहानियों और उपन्यासों के द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास करती है। और मध्यवर्गीय जीवन पर ही इनकी कहानी आधारित होती है। मध्यवर्गीय जीवन किसको कहते हैं? मिडिल क्लास। मिडिल क्लास जो लाइफ है, मिडिल क्लास लाइफ पर इन्होंने अपना कलम इलियास, मिडिल क्लास मीन्स मध्यवर्गीय जीवन पर इन्होंने अपना कलम ज़्यादा चलाया है। और सामान्य जीवन जिसको कहा जाता है उसके ऊपर ही इनका पूरा साहित्य लिखा हुआ है। नरोत्तम सहाय इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। नरोत्तम सहाय, क्या नाम है? नरोत्तम सहाय इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। वे अवकाश ग्रहण करने के बाद, रिटायर होने के बाद अब घर पर ही ज़्यादा रहते हैं। इनकी अपनी पत्नी है और सेवानिवृत्त होने के बाद घर पर ही रहते हैं। एक दिन उनकी पत्नी बाथरूम में पाँव फिसल जाने से उसकी कनपट्टी पर हल्की सी चोट आई थी, वह बेहोश हो गई। उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। 15 दिन से बेहोश है। नरोत्तम साहब भयंकर अकेले हो गए। अस्पताल में पत्नी के पलंग के पास कुर्सी डाले बैठे थे। कहने की उनके हाथ में आज का अखबार था, लेकिन पिछले आधे घंटे से उन्होंने इसका एक भी शब्द नहीं पढ़ सके। उनके अंदर अकस्मात एक बियाबान फैलने लगा। वे नौकरी से रिटायर हुए। इनकी बेटियों की शादी हुई। उनके बेटे विस्मय को घर छोड़कर दिल्ली जाना पड़ा। जब भी वे उदास नहीं हुए, लेकिन पत्नी की आकस्मिक बीमारी ने उनको एकदम निरुपाय बना डाला। उन्होंने 3 बच्चों को खबर कर दी है। माता पिता बच्चों को बड़े प्रेम से पालते हैं, बड़ा करते हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा, खान पान, हर चीज़ की उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और उन्हें एक अच्छे पद पर देखना चाहते हैं। तो इसी प्रकार नरोत्तम राय सरकारी नौकरी करे अपने जीवन भर और अपने बच्चों को एक अच्छे ओहदे पर देखना चाहते थे। उनका एक बेटा विस्मय है। 2 लड़कियां हैं, 2 लड़कियों का विवाह हो गया। विस्मय पढ़ाई के खातिर अपने माता पिता को छोड़कर दिल्ली गया, तो उस टाइम पे भी उनको इतना दुख नहीं हुआ जितना दुख आज उनको हो रहा है। आज इतना दुख उनको हो रहा है क्योंकि वो अकेले पड़ गए। बियाबान जंगल में मानो ऐसे लग रहा था कि वो दोनों ही है, उनकी पत्नी बेहोश और वो, और उनका कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि लड़कियां भी आकर अपने ससुराल चले गई, लड़का पढ़ने के लिए दिल्ली चला गया, मानो वो घर छोड़कर चला गया। लड़के का भी विवाह हो गया, सबका विवाह हो गया। अब बचे घर में ये 2 ही, नरोत्तम साहय और उनकी पत्नी। बाथरूम में गिर गई बेचारी, 15 दिन से बेहोश है। और कुर्सी के पलंग के पास कुर्सी डाले नरोत्तम साहब बैठे हुए हैं और वो अपनी पत्नी को ही एकटक देख रहे हैं और उसके होश में आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। और उनसे कोई बात करने वाला तक नहीं और उनकी खाने के बारे में भी पूछने वाला कोई नहीं। अब क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, बस इनकी अपनी पत्नी थी जो उन्हें पूछती थी, उनके खाने का ध्यान रखती थी। लेकिन वो भी बेचारी 15 दिन से बेहोश पड़ी हुई है। अब ये अकेले कुर्सी डालकर बैठे हुए बड़े भारी मन से, अपने हाथ में न्यूज़पेपर तो है लेकिन एक भी शब्द वो पढ़ नहीं सके, उसी तरह बैठे हुए हैं।
अकस्मात एक बियाबान जैसे उनके अंदर फैल रहा था, एक वीरान मन हो गया उनका, बियाबान मन हो गया, एक जंगल जैसा हो गया उनका मन, और ऐसे लगा कि उनका अब कोई नहीं है, बस वो उनकी जो पत्नी थी बस वो भी अभी बेहोश है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है, उनकी अपनी संतान भी उनसे दूर है। सबको उन्होंने इत्तला दे दी है, सूचना भेज दिया है, टेलीग्राम या फ़ोन कर दिया है कि इस तरह माता जो है गिरकर बेहोश हो गई है, कोमा में है और आकर देख कर जाए। बेटियां 3 दिन अस्पताल का उपचार देखकर संतोष प्रकट किए। बेटियां 3 दिन अस्पताल का उपचार देखकर संतोष प्रकट किए। पत्नी को नली के रास्ते दूध, जूस और पानी दे दिया जाता था। नर्स नियम से 3 घंटे बाद आती और उन्हें पत्ती पिला जा रही थी। बेटियों ने अफसोस में सिर हिलाकर वो बोले कि मम्मी होश में नहीं है, हम कोई ताकत की चीज़ बनाकर इन्हें खिलाते, खिचड़ी वगैरह। अब तो लिक्विड डाइट के सिवा कुछ दिया ही नहीं जा सकता। हमारा रुकना यहाँ कोई फ़ायदा का नहीं है, पापा हम जाएंगे। नरोत्तम जी का मन बेटियों के आने से थोड़ा संभल गया था। उनके जाने की सुनकर वे फिर चिंतित हो गए। हमें अपनी माँ सारे संसार से ज़्यादा प्यारी है। हमारी माँ अभी है। बड़ी बेटी की बातों से ये उन्हें बार बार याद आ रहे थे, उनकी बातें। तो देखिए, लड़कियां आ गई तुरंत। जैसे ही ये सूचना मिली कि उनकी माता जी बाथरूम में गिरी तो उन्होंने अपने पति को समझाया, बुझाया, अपने सारे काम स्थगित कर दिए और तुरंत अपना बिस्तर बोरिया लेकर, बैग लेकर पहुंच गए। दवाखाने में रहकर, अस्पताल में रहकर उन्होंने 3 दिन तक अपनी माता की होश में आने की प्रतीक्षा की और उनकी तरफ से जो भी हो सकती थी सेवाएं, अपने पिताजी की सेवा की। और नर्सों की वहाँ पर जो भी नौकरी थी, ड्यूटी थी, उस नर्सों की ड्यूटी को अपने तरफ से कोई सुझाव वगैरह दिए। लेकिन बात ये थी कि उनकी माता बेहोश पड़ी हुई, कोमा में पड़ी हुई, केवल लिक्विड से ही जीवित थी, कोई रॉ मटेरियल नहीं खा पा रही थी, क्योंकि उन्हें जो है नली से ग़िज़ा पहुंचाई जा रही थी, खाना वगैरह पहुंचाया जा रहा था। ऐसी स्थिति में दोनों बेटियां नरोत्तम साहब से कहती है कि माँ हमारी बेहोश है, हमको सारे दुनिया से ज़्यादा प्यारी है हमारी माँ, लेकिन क्या करें पिताजी, माँ हमारी बेहोश है, ना हम माँ से बात कर सकते हैं, ना उन्हें हमारे हाथ से कोई अच्छा भोजन बनाकर खिला सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम इस दवाखाने में रहना क्या ठीक है, इसीलिए हम जाएंगे। 3 दिन हो गए हम आए हुए हैं, वैसे हमारे पति को भी दूसरे काम है और पति भी जाने की बात कह रहे हैं। तो उन्होंने अपने पिताजी को मनाया, फिर वो चलते बने। दोनों बेटियां भी आए, 2-3 दिन रहकर अपनी माता को देखे और बेहोशी के आलम में देखकर होश की आने की प्रतीक्षा 3 दिन करके वो वापस चले गए। अभी लड़का नहीं आया, 3 दिन हुए माता के गिरे, शायद 4थे दिन आएगा। पुराने दिनों की साथियों को खबर लगी तो उनमें से कई आकर मिसे सहाय को देख गए। सबने अपने अपने फ़ोन नंबर नरोत्तम जी को दे दिए, जिससे किसी भी ज़रूरत में वे उनसे फ़ोन नंबर नरोत्तम जी को दे दिए, जिससे किसी भी ज़रूरत में वे उनसे संपर्क कर सके। एक दिन पड़ोसी भी उनसे मिले आए। मरीज़ की हालत में इतना तो सुधार था कि वे कभी कभी अपने बच्चों के नाम दोहराती। पत्नी की चेतना जब जब लौटती वह विस्सू विस्सू पुकार रही थी। विस्मय को फ़ोन कर रहे थे, लेकिन 4 दिन तक नहीं आए। उसने कोई खबर भी नहीं भेजी। 5वें दिन विस्मय की नीली मारुति कार वार्ड के सामने आकर रुकी। उनका बेटा, बहू, दोनों पोते और उनके साथ पालतू कुत्ता नारी भी आया। बेटे ने कहा कि वे जापान गया था कॉन्फ्रेंस में। बहू डाली, कार गैरेज गई हुई थी, बाबूजी कह रही थी। देखिए, ये बदलती पारिवारिक मूल्यों को यहाँ पर काफ़ी अच्छे अंदाज से प्रस्तुत किया गया है। 4 दिन के बाद उनका पुत्र माता के गिरने के 4 दिन के बाद आया।
थोड़ा होश माता को आया था, वो बोल सक रही थी, देख तो नहीं सक रही थी लेकिन बोल सक रही थी। तो उसकी ज़बान पे एक ही शब्द चल रहा था, विस्सू 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 कर, यानी अपने बेटे को वो याद कर रही थी, विस्मय को वो याद कर रही थी। क्योंकि बेटा जाकर बहुत दिन हो गए थे पढ़ाई के लिए, जब बेटा घर से निकला था, एक ही बेटा था विस्मय, पढ़ाई से निकला, पढ़ाई किया, तो फिर उसके बाद ब्याह हुआ, ब्याह होने के बाद भी वो अपनी पत्नी के साथ दूसरी तरफ नौकरी कर रहा है और दूसरी तरफ रह रहा है। माता पिता का उसको कोई ध्यान नहीं है, वो अपनी अलग ज़िंदगी जी रहा है। तो अब देखिए, जो लोग पैदा करके बड़ा करेंगे फिर उनके ऊपर क्या बीतेगी, जो उनकी संतान बड़ी होने के बाद अपनी पत्नी को लेकर अलग संसार, इकाई संसार लगाएगी और उनको देखेगी नहीं, पूछेगी नहीं, उनकी सेवा नहीं करेगी, तो क्या हाल होगा उनका। अब ये गिरने के बाद भी अपने बच्चे को याद कर रही है। तो ऐसी स्थिति में उनके पिताजी, विश्व के पिताजी यानी नरोत्तम साहब बार बार अपने लड़के को फ़ोन करते हैं, लेकिन फ़ोन एंगेज आता है। वो इसलिए क्योंकि उनका लड़का जापान को गया है, कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होने के लिए जापान को गया है। फिर जापान से लौट कर आया तो चौथे दिन अपनी कार मारुति लेकर कार में अपनी पत्नी, अपने बच्चों को और उसके साथ एक कुत्ते को भी लेकर, वो देखिए कितना अफसोस जनक बात है, कितनी विडंबना है कि अपनी मारुति कार में कुत्ता बैठ सकता है लेकिन जो जन्म देने वाले माता पिता नहीं बैठ सकते हैं। बहुत बड़ी विडंबना है ये। हमारे पाश्चात्य सभ्यता के कारण हमारे पास जो परिवर्तन हो रहे हैं, देखिए कुत्ता जिसको पशु कहा जाता है, पशु की कोई अहमियत नहीं है माता पिता के सामने, और इंसान के सामने, मनुष्य के सामने पशु की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन पशु को अपने गाड़ी में, कार में बिठा रहे हैं, घर में पाल रहे हैं, उसको खिला रहे हैं। पशु के लिए उनके घर में जगह है, लेकिन उनके माता पिता के लिए नहीं, जिन्होंने, जिस माँ ने 9 महीनों तक अपने पेट में, गर्भ में उसे पाला पोसा बड़ा किया, फिर उसके बाद जन्म देकर उसके लिए सब कुछ निछावर कर दिया, अपनी सारी खुशियों को निछावर कर दिया, खिलाया पिलाया पढ़ाया, उसे बड़ा किया। माता पिता ने उसके लिए सब कुछ दिया और आखिरकार उसे एक बड़े ओहदे पर नियुक्त होने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई। और आज कहीं वो एक ओहदे को पाने के बाद अपने घर में कुत्ता पालता है, लेकिन अपने घर में माता पिता को रखना उसे पसंद नहीं है। ये देखिए कितनी गिरावट पारिवारिक मूल्यों में आ रही है। इस गिरावट पर विजय पाने के लिए प्रयास करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा बूढ़े लोग मर जाएंगे। बूढ़े लोगों का बहुत बुरा हाल हो रहा है। देखिए, इस कहानी में ममता कालिया जी बताती है कि विस्मय नीली मारुति में आया, उसकी अपनी पत्नी भी आई, बच्चे आए और उसके कार में एक कुत्ता भी आया और सारे लोग उतरे। अब माताजी से मिलने के लिए गए तो पिताजी तो पूछेंगे ना, 4 दिन हो गया बेटा, मैंने तुझे सूचना दी थी, खबर दी थी कि माता गिर गई, तो इतनी लेट कर दिया तू आने में। तो उसने क्या बताया मालूम है? वो जापान गया था कॉन्फ्रेंस में। शायद जापान गया था या नहीं गया था, इसका तो कोई हमको खास ये नहीं है, मालूम नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ बहाने भी बनाते हैं वो, कुछ संतान जो है अपनी देरी के लिए कुछ ना कुछ रीज़न बताने के लिए ऐसे रीज़न्स को चुन लेते हैं। और उसने कहा कि जापान गया था कॉन्फ्रेंस, इसलिए मैं नहीं आ पाया। तो उन्होंने अपनी बहू की तरफ देखा, क्योंकि बहू की जिम्मेदारी है ना, सास ससुर की सेवा करना बहू की जिम्मेदारी है। और विवाह होने के बाद बहू के लिए सास ससुर ही माता पिता जैसे होते हैं, उनकी प्रसन्नता से ही भगवान प्रसन्न होता है। लेकिन ये जो नियम है हमारे, और ये जो शास्त्रों में लिखी हुई बातें हैं, इसको हम ढकोसला समझ रहे हैं और इससे दूर, धर्म से दूर होते जा रहे हैं। अब बहू की तरफ उन्होंने देखा तो बहू ने तुरंत जवाब दिया कि कार ख़राब हो गई थी पिताजी, वो गैरेज में है, मैं कैसे आती इधर। तो अब वो आना है तो उन्हें कार में ही आना है, बस में नहीं आ सकती ना। इसीलिए उसने बताया कि हमारी कार जो है, मेरी जो कार है वो गैरेज में चली गई थी, इसलिए मैं नहीं आ पाई। अब ये जबकि अपनी कॉन्फ्रेंस को समाप्त करके आए तो हम सब मिलकर आए यहाँ पर। विस्मय अपने पापा से पूछ रहा था कि मम्मी इतनी कमज़ोर थी तो उनके बिस्तर के पास कमोड क्यों नहीं रखा। नरोत्तम जी को अपनी गलती महसूस हुई, वे बेटे के सामने अपने को अनाड़ी और पुराना पा रहे थे। देखिए, बेटा आकर 4 दिन के बाद पिताजी को डांट रहा है, मेरी माँ की तुमने सेवा सही नहीं की है, नहीं कर रहे हैं सेवा सही,
यानी उनकी माँ की सेवा करने की जिम्मेदारी नरोत्तम साहब पर है, उस पर नहीं है, उसकी पत्नी पर नहीं है, बेटे बहू पर नहीं है। बेटे बहू आराम से रहेंगे, दिल्ली में रहेंगे, जापान को फिर के आएंगे, कुत्ते को खाना खिलाएंगे, कुत्ते को घर में सुलाएंगे बिस्तर पे, लेकिन माता पिता को छोड़ देंगे और आकर उल्टे नरोत्तम जी को सवार होंगे। नरोत्तम जी से उनका बेटा कह रहा है, क्या कह रहा है, तुमने मेरी माता का सही ख्याल नहीं रखा है। मेरी माता उठ नहीं सकती तो खरीब में सारी चीज़ें नहीं रख सकते, कमोड नहीं रख सकते थे, और ये क्या देख रेख कर रहा है आपने ऐसा किया है वैसा किया है। उसने आपने एडवाइस देना शुरू कर दी है। तो ये एडवाइस पाने के बाद नरोत्तम साहब जी को लगा कि उन्होंने गलती की है। क्या गलती की है? अपने बेटे को ज़्यादा पढ़ाकर गलती की है उन्होंने, ऐसा उनके मन में ख्याल आ रहा था। टाइम भी समाप्त हो रहा है हमारा। प्रतिभा, अभी 10 मिनट का समय आ रहा है, मैं ये क्लास को ख़त्म कर दूंगा, ये लेसन पढ़ा दूंगा। तो देखिए उनको लगा, नरोत्तम साहब जी को लगा कि उन्होंने गलती की है, अपने बेटे को ज़्यादा पढ़ाकर, अपने बेटे को बहुत पढ़ाकर, उसकी अच्छी देख रेख कर कर, और आज वही बेटा उनको शिक्षा दे रहा है, उनको समझा रहा है, और बेटे के सामने वो ही छोटे दिखाई दे रहे हैं। बेटा अपने आप को बहुत समझदार और बड़ा समझ रहा है। जो बेटा जिससे शिक्षा दीक्षा लिया, जिससे पालन पोषण हुआ उसका, उसी को आज छोटा समझ रहा है। उसने आकर अपने पिताजी को गुस्से से कहा कि यहाँ पर ये चीज़ नहीं है, यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, मेरी माता की सेवा तुमने सही नहीं की है। ये सारी उल्टी बातें हो रही है, क्योंकि ये पारिवारिक मूल्यों में जो बदलाव आया है, उस बदलाव को पकड़ने का प्रयास इसमें किया गया है। विस्मय बेचैनी से एक बार माँ को और एक बार पिताजी को देख रहा था। कभी डॉक्टरों के पर्चे देख रहा था, कभी दवाइयों की शीशियाँ। विस्मय कहा कि आप मम्मी का बुरा मत सोचिए, अगर मेरी मम्मी है तो इन्हें कुछ नहीं होगा। चेयर आप पापा, मम्मी ठीक हो जाएगी। नरोत्तम जी के कलेजे में बेटे की बेचैनी, हड़बड़ी और शब्द बर्फ की नोक की तरह चुभ गए। विस्मय डाली को छोड़कर जाना चाहता था। डाली बच्चों के स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग है का बहाना बनाकर और रुकने से इनकार कर दिया। तो देखिए, आया बेटा अपनी माता को देख रहा है और पिता को देख रहा है, कोई सेवा नहीं, कुछ नहीं, उल्टे बातें कर रहा है। कभी वो पेपर देखता है, कभी प्रिस्क्रिप्शन के पेपर्स देखता है, कभी दवाओं देखता है, कभी शीशियों को देखता है, इधर से उधर जाता है और अपने पिताजी को कुछ ना कुछ आदेश दे देता है और कहता है कि चिंता मत कीजिए, मम्मा को कुछ नहीं होगा, और अगर वो मेरी माँ है तो वो ज़रूर बच जाएगी, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी स्थिति को देखकर पिताजी बहरान हो रहे थे, नरोत्तम साहब बहरान हो रहे थे, और उसकी कमज़ोरी पर और उसके क्या कहते हैं उसको, उसके स्वार्थपन पर अपने बच्चे के वो जो है विस्मित हो रहे थे। फिर उसके बाद नरोत्तम साहब से उनका बेटा जाने की अनुमति मांगता है। वो अपनी पत्नी को रखना चाहता था वहाँ पर सेवा के लिए, लेकिन पत्नी रहने को तैयार नहीं थी। उसने एक बहाना बना दिया कि स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग है और मुझे जाना बहुत ज़रूरी है। यानी कुल मिलाकर दोनों भी अपने अपने ढंग से कुछ ना कुछ बहाना बनाकर फिर से वहाँ से माता पिता को छोड़कर फिसल कर निकल गए। हाँ, ज़रूर कुत्ता उनके साथ था, कुत्ता मगर उनके ज़रूर साथ में था जिसे वो पाल रहे थे। माता पिता को रखना उन्हें पसंद नहीं था, उनको कुत्ते ज़्यादा पसंद थे। ये पाश्चात्य सभ्यता की शिक्षा जो हम ले रहे हैं, माता पिता के से बढ़कर हम कुत्तों को ज़्यादा प्रधानता देते हैं, माता पिता को छोड़ देते हैं और घर में कुत्तों को पालते हैं। यही काम नरोत्तम राय का बेटा विस्मय कर रहा था। और देखिए, वो अपनी गिरी हुई माँ को बेहोश हालत में छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। पिताजी बहुत दुखी हो जाते हैं। बेटा, बहू, पोते चले जाने के बाद नरोत्तम जी वापस कमरे में आ गए। अपनी पत्नी जो कमरे में लेटी हुई थी बेहोश हालत में, वहाँ पर आ गए। पत्नी अर्धचेतन अवस्था में विश्व को याद कर रही थी। नरोत्तम जी पत्नी से बोले, चला गया तुम्हारा विश्व? क्या विश्व करती हो? अंदर जाने के बाद वो बेचारी विश्व कह रही थी
वो विस्मय से बात करना चाहती थी, अपने पुत्र से बात करना चाहती थी। अर्धावस्था में, यानी आधी होश, उसको क्या कहते हैं, थोड़ा होश आया था उन्हें, अर्धचेतन अवस्था थी, पूर्ण रूप से अभी होश नहीं आया था, थोड़ा होश आया था। तो वो अपने बच्चे को याद कर रही थी और तुरंत उनके पति ने कहा कि विश्व को क्या याद कर रही हो। वो आया और तुझे देखकर चला भी गया। आधे घंटे के लिए आया था वो, केवल कितनी देर के लिए आया था अपनी माँ को देखने? आधे घंटे के लिए आया था। कितनी अफसोस की बात है, कितनी बड़ी विडंबना है। देखिए, एक दुखद घटना है और दुखद स्थिति है। समाज में होने वाली ये जो परिवर्तन है, पारिवारिक मूल्यों का जो हनन हुआ है, ये दिल को हिला देने वाली बात है। आधे घंटे के लिए वो बेटा आता है और इसे तुमने पैदा किया, पाला पोसा, तुम इसके लिए मेरी नाक में दम कर देती थी, इसका होमवर्क तुम करती थी आधी रात तक। आज तुम बेहोश पड़ी हो और बेटे को फुर्सत नहीं है कि तुम्हारे पास बैठने की, किसी को फुर्सत नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा? मैंने अभी से देख लिया है, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम्हारे सिवा मेरा और कोई नहीं है। वो अपनी पत्नी को कहते हैं कि ये वही बेटा है ना जिसके लिए तुम बार बार मुझसे लड़ती थी, इसका सारा होमवर्क तुम ही करती थी और उसको खिलाने पिलाने से थकती नहीं थी, इसके लिए सब लोगों से लड़ती थी तुम, और यहाँ तक कि रात रात बैठकर इसका होमवर्क खुद अपने हाथों से करती थी। उसको स्कूल भेजने के लिए सवेरे उठकर खाना खिलाती थी, सब खाना बनाती थी, सब कुछ करती थी। और वही बेटा आज तुम्हें आधे घंटे के लिए देखने आया है। ये है तुम्हारा बेटा। अब तुम्हारे क्या हाल है, तुम कैसे है, तुम्हारी पालन पोषण कैसा चल रहा है, खान पान कैसा चल रहा है। और वो अपने घर भी ले जाना नहीं चाहता है और ना तो यहाँ पर आना चाहता है, यहाँ रहना चाहता है। हमको अकेले छोड़ दिया है। अगर हम भी इसको बचपन में अकेले छोड़ देते तो क्या ये आज वो स्थिति पर आता? हमने सबसे बड़ी भूल की है कि इसको इस तरह से पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाया है। लेकिन हमने सबसे बड़ी भूल ये की है कि हमने इसे रोटी कमाने वाली शिक्षा दीक्षा के साथ मानवता की शिक्षा नहीं दी है। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। चरित्र को सुधारने का, मानवता का पाठ हमने इसे नहीं पढ़ाया है। ये गलती हमने की है, ऐसा महसूस हो रहा था नरोत्तम सहाय जी को। और वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम जल्दी अच्छी हो जाओ, वरना मेरा बहुत बुरा हाल है। अब मैंने सबको देख लिया है कि संकट के समय में कोई हमारी सहायता करने वाला नहीं है, हमारे खाने पीने के बारे में पूछने वाला नहीं है, हमारी कोई सेवा करने वाला नहीं है। बच्चियां जो है वो तो दूसरे घर वाली, पराई घर वाली होती है, हमने उन्हें बिहा कर दे दिया है। लेकिन लड़का जो हमारा स्वयं अपना लड़का भी हमको देखकर चला जाता है आधे घंटे के लिए आकर, तो पता नहीं तुम्हारे बाद मेरा क्या हाल होगा। इसलिए तुम जल्दी हो जाओ, अन्यथा मुझे बहुत मुश्किल देखना पड़ेगा। ये थे नरोत्तम सहाय, जो रिटायर होने के बाद हम देख रहे हैं कि हमारे भारतीय समाज में रिटायर होने के बाद जो बूढ़े लोग हैं उनकी स्थिति गति उनके अपने घरों में क्या होती है, ये एक अच्छा उदाहरण ममता कालिया ने प्रस्तुत किया है इस कहानी के अंतर्गत। आज भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे घर हैं जिसमें केवल बूढ़ा और बूढ़ी दोनों ही होते हैं। बुढ़ापे में उनकी संतान दूर होती है। लड़कियां जो होती हैं उनको तो ब्याह कर दे दिया जाता है। अब उनके ऊपर तो कोई दोष नहीं है, अच्छे बुरे वक्त पर ही वो आएंगे। सेवा करने की जिम्मेदारी माता पिता की उन पर नहीं है। लेकिन जिन पे सेवा करने की जिम्मेदारी है लड़कों पर, क्योंकि वो लड़के सारी जायदाद के, आस्ती के वो हकदार होते हैं और पूरा वो भोगते हैं। घर दार संपत्ति सब कुछ वो लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन सेवा के लिए नहीं आते हैं। तो आखिर में उनकी संतान जो है वो कोई अमेरिका में रहता है, कोई लंदन में, कोई जापान में, तो कोई दिल्ली में, कोई और कोई जगह पर रहता है और वहीं पर शादी करके अपनी पत्नी को वहाँ पर लेकर ही इकाई परिवार में मस्त जीवन गुजारता है और बूढ़े माँ बाप के लिए उसके पास कोई समय नहीं है। तो ये स्थिति जो आज हमारी हो गई है समाज की, इसमें सुधार आना बहुत ज़रूरी है। ये पाश्चात्य सभ्यता है, भारतीय सभ्यता नहीं है। जबकि भारतीय सभ्यता में सारे समस्याओं को झेलकर, सारे परेशानियों को झेलकर माता पिता की सेवा शुश्रूषा करना हमारा समाज, हमारा धर्म हमारा धर्म हमको सिखाता है। हर एक का धर्म ये सिखाता है
कि जो पालन पोषण किए हैं उनकी बुढ़ापे में लाठी बनकर उनको उसका बदला देना है। जैसे उन्होंने हमको छोटपन में पाला है, बचपन में पाला है, लड़कपन में पाला है, वैसे हम बड़े होकर उनको बुढ़ापे में देखेंगे, उनकी सेवा शुश्रूषा करेंगे, उनकी लाठी बनेंगे, तो हम क्या कहेंगे, कृतज्ञ माने जाएंगे, कृतज्ञ माने जाएंगे। सेवा के बदले में सेवा करना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा कृतज्ञ हो जाएंगे। कृतज्ञता का पाठ हमारा धर्म नहीं पढ़ाता है, कृतज्ञता का पाठ पढ़ाता है। लेकिन हम दूसरे संस्कृतियों और सभ्यता के प्रभाव से आज इस बात को भुला बैठे हैं, और ये जो मूल्य हमारे परिवार के हैं ये पूरे हम भुला बैठे हैं। इसीलिए आज ओल्ड एज होम्स का निर्माण करना अनिवार्य हो गया है। हम देखेंगे लगभग डिस्ट्रिक्ट में 1-2 जगह पर ओल्ड एज होम्स होते हैं।